जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण की बेहतर सीरीज जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ईवीएस पर्यावरण में जो आज के टॉपिक है वो है पर्यावरण प्रदूषण पे। और पर्यावरण प्रदूषण के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के हमें क्लास की शुरुआत करनी चाहिए। क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलते हैं, जहाँ से आपकी परीक्षा में सीधे सीधे हुबहू प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भैया बिना देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और भी कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा, जहाँ भी दिक्कत जहाँ भी समस्या हो आप फटाफट कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि क्लास आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सारे प्रश्नों को तैयार किया गया, ताकि यहाँ से कभी भी आपको दिक्कत ना होने पाए और आप हमेशा अपना बेहतर देते रहे। चलिए, आज आपकी क्लास में पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है। कह रहा है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक क्या क्या है? सभी लोग फटाफट अजैविक का ध्यान दीजिएगा। अजैविक करा जो जैविक ना हो, जिसमें जीवन ना हो। एकदम आसान प्रश्न, एकदम हलवा प्रश्न है। अगर आप लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े होंगे इस प्रश्न को एकदम आसानी से चुटकियों में हल कर लेंगे। और ये जानेंगे कि ऐसे प्रश्न प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जहाँ से प्रायः हमसे गलतियां होती हैं, प्रायः आपसे गलतियां होती हैं, लेकिन हम लोग ये प्रयास करेंगे कि यहाँ से एक भी प्रश्न, एक भी टॉपिक गलत ना होने पाए। देखिए, बैक्टीरिया में जीवन होता है, ये जैविक है, ये जैविक है। शैवाल में भी जीवन होता है, तो ये भी जैविक है। लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक आपका है जो आप तुरंत पकड़ पाएंगे, विषाणु है। कि जो ऑर्गेनिक होता है ये अजैविक होता है। तो यहाँ पे प्रश्न एकदम साफ साफ पूछा है कि निम्नलिखित में से अजैविक प्रदूषक क्या है? तो जो अजैविक प्रदूषक है वो आपका सी इसका सही जवाब है। मतलब जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे थे उन सभी ने सही जवाब दिया। इसका मतलब आप लोगों ने काफ़ी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। तो चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आपने एकदम सही बताया, ऑर्गेनिक कीजिए राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है। निम्नलिखित में से अम्ल वृष्टि का कारण क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है। फटाफट कमेंट करें, अम्ल वृष्टि का कारण कौन कौन सा है? सभी साथी फटाफट कमेंट करो, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। जो भी लाइव देख रहे हैं अम्ल वृष्टि का कारण क्या है? फटाफट कमेंट करें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें और कमेंट करने के बाद जवाब दें। जो भी साथी लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। यार देखिए, आप लोग प्रश्न का जवाब दिया करिए, गलत जैसा ही सभी लोग जवाब दिया करिए। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, देखिए अगर हम अम्ल वर्षा की बात करें तो देखिए अम्ल वर्षा इसको मैंने पढ़ाया हुआ है। और आपको इसके पहले अगर आपने लेक्चर हमारी लर्निंग विद दुर्गेश पर पढ़ी होगी या आपने फेसबुक पेज पर लर्निंग विद दुर्गेश पर अगर आपने पढ़ा होगा तो यकीनन आप यहाँ से गलती नहीं करेंगे। जी हाँ, जो भी साथी यहाँ पे पढ़े होंगे वहाँ से वो गलती नहीं करेंगे। चलिए तब हम लोग शुरुआत करते हैं, इस क्लास को और आगे ले चलते हैं। और आप लोग जरा जल्दी जल्दी बताइए कि आपके अनुसार इसका सही उत्तर क्या होगा और गलत उत्तर क्या होगा। फटाफट कमेंट करिए। देखिए, गलती सही आपको जवाब जरूर देना चाहिए, जब आप जवाब देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो पूरी तरह से क्लियर होते हैं। यहाँ पे इसका उत्तर होगा सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड। जी हाँ, अम्ल वर्षा के लिए दोनों है। तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड दोनों का फार्मूला क्या होगा? आप लोग फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैंने ये आपको बताया है। सल्फर ऑक्साइड की अगर हम बात करें, सल्फर डाइगर ऑक्साइड की बात करें, ठीक, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा? SO2 होगा। क्या होगा? SO2। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होगा? फटाफट सभी लोग कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, सभी साथी बताइएगा नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, क्योंकि अम्ल वर्षा के लिए ये दोनों जिम्मेदार होता है। SO2 जो होता है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, पानी के साथ मिलकर गंधक तेजाब सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है, H2SO4 बन जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो NO2 होता है, ये भी आप जानते रहिएगा। ठीक है, इसे नाइट्रोजन ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है कि नाइट्रस ऑक्साइड की बात किया जाए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो लोग साथी देख रहे हैं N2O नाइट्रस ऑक्साइड। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। ताजमहल का पीला पड़ने के कारण यही हो रहा है, ताजमहल इसलिए पीला पड़ रहा है अम्ल वर्षा के कारण।
देखिए यहाँ लेखपाल के लिए लर्निंग विद दुर्गेश पे लाइव क्लास है, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। ये क्लासेस जौनपुर जनपद के सिराजी हिंद से चलती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है? फटाफट कमेंट करके बताएं जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। जल्दी से फटाफट कमेंट करें और दिए गए प्रश्न का जवाब दें। आप लोग सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। अम्ल वर्षा सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा कहाँ पे होती है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। अम्ल वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए इस सभी का उत्तर मैंने आपको बताया है, आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आप क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे होगा नॉर्वे। अगर ये पूछा जाए कि विश्व में अम्ल वर्षा का केंद्र कहाँ पर है, जरा फटाफट कमेंट करके बताइए जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं कि अम्ल वर्षा केंद्र कहाँ पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अम्ल वर्षा केंद्र विश्व में कहाँ पे, दुनिया में कहाँ पर है, तो कहाँ पे बताएंगे? देखिए नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है। कहाँ पर है? ओस्लो में। ये नॉर्वे की राजधानी में। ये प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा और उम्मीद करते हैं ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जरूर जवाब देंगे कि आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आप लोग यहाँ से कोई दिक्कत कोई समस्या होगा जरूर पूछिएगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। परीक्षाओं में लगभग ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर आप कई परीक्षा दिए होंगे तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का आपके पास एक लंबा अनुभव होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस, मतलब वायु को प्रदूषण करती है? हाइड्रोजन नहीं करती है, ऑक्सीजन नहीं करती, नाइट्रोजन नहीं करती, करती कौन सी है? तो भैया जी आपको एकदम आसानी समझना चाहिए, वो होगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। यार हाइड्रोजन, वायुमंडल में हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जाता है, नाइट्रोजन वायुमंडल सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन की बात करें ऑक्सीजन भी वायुमंडल में है, लेकिन यहाँ पर अगर ये देखा जाए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है और यह एक वायु प्रदूषक गैस है। तो जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करें आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में आपके हुबहू प्रश्न आने हैं, इस बात की गारंटी। अगर आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखते हैं ग्रीन मफलर का संबंध किससे? फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। जो साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे, बताएंगे कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। जल्दी से फटाफट बताइए कमेंट करके, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें ये ग्रीन मफलर क्या होता है, ये कैसा प्रदूषण होता है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इन सभी के बारे में उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए ये ग्रीन मफलर जो होता है, जैसे यहाँ पे सड़क जाती है तो सड़क के किनारे जो वृक्ष लगाया जाए तो उसका क्या कारण होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए इसका सबसे बड़ा कारण है, देखिए यहाँ पर होगा वायु प्रदूषण। इसका क्या होगा? वायु प्रदूषण। इसका सबसे सही और सटीक उत्तर जो होगा, ठीक है, कि वायु प्रदूषण। अगर ग्रीन मफलर की बात की जाए, ग्रीन मफलर की बात की जाए तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। कई लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और वायु प्रदूषण से और ध्वनि, देखिए यहाँ पे दोनों बातें मैं आपको स्पष्ट कर दूं। पहले ग्रीन मफलर का जो संबंध है वो कैसे होगा, ये दोनों टॉपिक को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। देखिए जो ग्रीन मफलर होता है इसका जो उत्तर होगा वो तो सी होगा, लेकिन जैसे जो पेड़ होता है, जो पेड़ सड़कों किनारे लगाए जाते हैं उनका जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रदूषण होता है वो उसको खींच लेता है। प्राय कौन सा प्रदूषण होता है? यहाँ पर वायु प्रदूषण होता है। क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। लेकिन अगर विकल्प में ध्वनि प्रदूषण भी दिया है, अगर यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण दिया है तो हम यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण को, अगर यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण विकल्प में नहीं होता तब हम वायु प्रदूषण को क्लिक करते। दूसरी बात, जैसे इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको और बताऊँ, जैसे यहाँ पे पटरी है, ट्रेन है, यहाँ पे ये ट्रेन चलती है। जब ट्रेन चलती है जैसे वो पुल पर पहुँचती है, जैसे वो पुल पर पहुँचती है उसकी आवाज़ बदल जाती है। आवाज़ बदलने का कारण क्या है कि यहाँ पे जैसे हमारी ट्रेन है, ये हमारी ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन जब यहाँ पे ज़मीन पर चलती है तो उसकी आवाज़ अलग, पुल पर पहुँचता है आवाज़ का अलग। क्यों? ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जो ज़मीन होता है ये ध्वनि का अवशोषण कर लेता और पुल पहुँचने के बाद नहीं होती, इसलिए जब गाड़ियाँ
या ट्रेन पुल पर पहुंचती है तो उसकी आवाज़ बदल जाते हैं। इसलिए अगर ये ग्रीन मफलर है, यहाँ पर इसका होगा ध्वनि प्रदूषण। अगर विकल्प में ध्वनि प्रदूषण नहीं होता तब हम इसे वायु प्रदूषण का टिक लगाते हैं। एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जाता है कि सड़क के बीच में जो घासों की पट्टी लगाई जाती है उसका उद्देश्य क्या होता है। आपने देखा होगा जो डिवाइडर होता है वहाँ पर प्रायः घास की पट्टी लगाई जाती है, तो घास की पट्टी जो लगाई जाती है उसका कारण क्या है। इसलिए इस प्रश्न का जो विकल्प है वो बी कुछ मामले में तो है, लेकिन यहाँ पर बी को हम सही न मानकर हम यहाँ पर सी को सही माना जाएगा। ठीक है, इसलिए सी वाले जो थे वो राइट आंसर थे। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने शायद आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर प्रश्न है कि पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्यों? जरा फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि जो पॉलीथीन की थैलियाँ होती हैं इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, क्यों? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करिएगा और वीडियो को जवाब जरूर दीजिएगा। सभी साथी, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बनी होती हैं। जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। क्या होगा? देखिए, आप लोगों ने एकदम सही बताया, इसका पॉलीमर होगा। किससे बनी होती है? ये न टूटने वाले अणुओं से नहीं होती, नष्ट नहीं किया जा सकता। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये, लेकिन यही पॉलीमर जो है ये नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इसका सही जवाब होगा। माने सी वाले राइट आंसर हैं कि पॉलीमर से होता है। ये आपके चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती, पुलिस, क्योंकि हर परीक्षा में अब आपके पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर टेट यहाँ पर और मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, यहाँ पे जुड़कर आप क्लास ले सकते हैं। ये ई-लर्निंग विद दुर्गेश की ऑनलाइन क्लास चलती है। यहाँ पे अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है? फटाफट कमेंट करिएगा कि जैविक सूचक का काम कौन करता है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे जैविक सूचक का काम कौन करता है। जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, जवाब दीजिएगा। जो लोग इस प्रश्न को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही और सटीक जवाब देंगे। जी हाँ, जो भी साथी ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर ये क्लास को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके सभी साथी जवाब दीजिएगा। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए, अमर बेल नहीं होगा मालिक, ये तो दूसरे चढ़ने वाला पौधा है। मनी प्लांट, फर्न और लाइकेन। फर्न होगा कि लाइकेन होगा? देखिए, लाइकेन इसका सही जवाब होगा। यहाँ पर होगा लाइकेन। ये घास की किस्म होती है। किसकी किस्म होती है? घास की एक किस्म होती है। तो यह एक जैविक सूचक है। क्या है? यह एक जैविक सूचक का कार्य करता है। तो जितने लोगों ने प्रश्न का उत्तर लाइकेन बताया था उन सभी के प्रश्न का उत्तर पूरी तरह सही है। माने लाइकेन वालों का सही जवाब है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर ए इसका सही जवाब है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं। लाइकेन्स सबसे अच्छे सूचक हैं किसके? फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जो साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लाइकेंस किसका सूचक है? माने किस, अभी हम लोगों ने देखा है कि अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने देखा, जितने इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ा, देखें यहाँ पे क्या है, वायु प्रदूषक लाइकेन हम लोगों ने लगाया था। प्रश्न को पलट दिया, प्रश्न को क्या किया है, केवल घुमा दिया है। और यहाँ पे प्रश्न जो पूछा है वो ये पूछा है कि लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है किसके? वायु प्रदूषण के। किसके? वायु प्रदूषण के। माने जो लाइकेन है वो वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए इसका सही जवाब होगा। ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप इसे हल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। देखो, यूरो उत्सर्जक जो नियम है ये मानक हैं और ये वाहन के उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के लिए पैकेज प्रदर्शित करते हैं। जरा फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा इसका क्या होगा। जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए, यूरो उत्सर्जन नियम जो होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड,
हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड माने सभी के अंतर्गत आते हैं। माने इस प्रश्न का अगर उत्तर देखा जाए तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर डी का राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक छोटा सा प्रश्न है आपके लिए। यहाँ पे है, कह रहा है कि यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। ये गैस कौन सा है? फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा, क्योंकि ट्रेंडिंग प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आजकल परीक्षाओं में बहुत ही पूछा जाता है। यूरो नॉर्म्स जो स्वचालित वाहनों में एक उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं, ये गैस कैसा है? जरा फटाफट एक बार कमेंट करिएगा और कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करिएगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। जी हाँ, यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। जी हाँ, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। इसे अंग्रेजी में CO गैस कहते हैं। इसे ही दमघोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। मैंने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया था उनके जवाब पूरी तरह से सही हैं। बी वाले इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसलिए इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट भी रख लीजिएगा। और ये सभी PDF नोट्स की टेलीग्राम पे मिलेगी निःशुल्क आपको। दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर। ये देशहित में आपके लिए निःशुल्क शिक्षा की तरह आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश की तरफ से उपलब्ध हो रहा है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताइएगा और प्रयास करिएगा इसका जवाब सभी लोग देने का। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहला काम वीडियो को लाइक करिएगा, उसके बाद अपने सभी साथियों को शेयर जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, वो नदी जो है वो भ्रंश घाटी से बहती है। तो दुनिया भारत की 3 नदियाँ जो भ्रंश घाटी से बहती है, दामोदर, नर्मदा और ताप्ती। इसलिए दामोदर नदी होगा, इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, इसे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, इसे क्या कहता है? जैविक मरुस्थल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी स्क्रीनशॉट जरूर करिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, तो आप लोग जुड़े रहिएगा और यहाँ पे ध्यान से पढ़ते रहिएगा। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि जो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया वो कब किया गया? फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए। मैंने पढ़ाया होगा, अगर आपने एक बार पढ़ा होगा मेरी क्लास को तो आप इसका उत्तर जरूर दे लेंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए जो भी लाइव देख रहे हैं सभी साथी कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। देखिए फरवरी 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का जो गठन किया गया था वो फरवरी 2009 में किया गया था। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पूरा अध्ययन करेंगे, हर एक तथ्य को पढ़ेंगे, कोई भी तथ्य यहाँ से नहीं छोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप साथ जो भी लाइव देख रहे हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर एक प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में झीलों में से किसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? तो जो साथी लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। जल्दी से फटाफट बताइए, सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब दें। क्या होगा? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, इसका उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित झीलों में से किसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? भीमताल। इसका उत्तर क्या होगा? भीमताल इसका सही जवाब है। ठीक है, भीमताल इसका राइट आंसर होगा। ए जितने लोगों ने बताया उन सभी के प्रश्न के जवाब पूरी तरह से सही है। ए इसका राइट आंसर है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ध्यान से दीजिएगा। निम्नलिखित जिलों में से किसको अभी हाल में राष्ट्रीय जल संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल? अच्छा, भीमताल। ठीक है, चलिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे आप लोग ऑनलाइन नोट्स सुपर टेट सभी घर बैठ के प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर नंबर दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, शायद आप ध्यान से देखिएगा। किसी जल क्षेत्र में BOD अधिकता संकेत देती है। ध्यान दीजिएगा, BOD की बात कर रहा है। इसको फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जी हाँ, इसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जरा फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये क्या होता है। सभी साथी जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए ये जैविक ऑक्सीजन मान इसे भी कहते हैं।
ठीक है। सामान्य ताप किसी जल में 1 लीटर भाग में 5 दिनों में, इसके दिन की बात कभी कभी पूछता है तो इसका होता है 5 दिन। यह परीक्षा प्रश्न पूछा जा चुका है कि 5 दिनों में जो सूक्ष्म जीवों के उपाचयी क्रिया के लिए आवश्यक होती है, यह परीक्षण जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरण कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का आकलन करता है। प्रदूषित जल होता है, प्रदूषित दशाओं में ऑक्सीजन की मांग ज़्यादा होती है, इस तरह बीओडी की मान ऊंचा होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। देखिए सीवेज से जो प्रदूषित हो रहा है उससे, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इसका सही जवाब होगा। सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। सी वाले इसके सही जवाब है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। अभी मैंने इसको पढ़ाया हुआ था, अगर आप मेरी क्लास को पढ़ रहे होंगे स्टार्टिंग से, और तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। मैंने कुछ देर पहले इस तथ्य को, इस प्रश्न को पढ़ाया था और ये आज का आखिरी प्रश्न। इसके साथ आज की जो क्लास थी वो खत्म हो जाती है और फिर ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको लाइव मिलती है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा होता है तो वो नॉर्वे आता है। कहाँ आता है? वो नॉर्वे है। नॉर्वे की जो राजधानी है वो ओस्लो है। क्या है? वो है ओस्लो का। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का सही जवाब होगा। 20 का राइट आंसर होगा। मैंने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। मैंने बी वाले राइट आंसर हैं, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट किसी को नहीं है ना? चलिए बाय बाय, चलते हैं। तो फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। तो फिर हम लोग मिलते हैं इसके बाद अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। और डेली कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी सभी फटाफट कमेंट करें, क्योंकि आज की क्लास यहाँ पे खत्म हो गई। आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर पर्यावरण की अगली सीरीज के साथ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।